जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों पार्ट 1 में पीटी 365 का जो पॉलिटी का सेक्शन है, ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण संवैधानिक वैधानिक कार्यकारी निकाय के बारे में। यानी जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, क्यों क्यों सुर्खियों में रही थी और क्या क्या इनके जो कुछ तथ्य होंगे, वो सब चीज़ों को हम देखेंगे। और ये यूपीएससी की करंट अफेयर्स है, जो कि यूपीएससी के एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो वहां से आप पॉलिटी के सारे वीडियो देख सकते हैं। पॉलिटी की कंप्लीट वीडियो होने वाले हैं। आज का इस लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 पीटी 365 कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जब पार्ट 2 अपडेटेड वीडियो जो आएगा पीटी 365, तो इसके बाद में अपडेटेड वीडियो भी आपको उसके मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आयोग रहा था, वो रहा था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी। एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये क्यों सुर्खियों में रहा था? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र से संबंध ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट ने लगातार दूसरे वर्ष भी भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मान्यता प्राप्त मानवाधिकार निकाय का दर्जा स्थगित कर दिया है। का दर्जा क्या कर दिया है? स्थगित कर दिया है। यानी मान्यता प्राप्त मानवाधिकार निकाय का दर्जा है जो, वो स्थगित कर दिया है। अब हम भारतीय जो मानवाधिकार आयोग है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, तो इसकी क्या क्या मान्यता है, इसके बारे में जान लेते हैं। उल्लेखनीय है कि एनएचआरसी को 1999 से ही गैन एचआरआई की ओर से, यानी ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या है, ए स्टेटस के तहत मान्यता मिली हुई थी। एनएचआरसी के ए स्टेटस को केवल एक बार यानी 2016 में स्थगित किया गया था, लेकिन इसे 2017 में जीएएनएचआरआई की प्रत्यायन उप समिति के द्वारा उसे पुनः बहाल कर दिया गया था। अब 2023 में क्या होता है, मतलब 2017 तक क्या था, केवल एक बार ही इन्हें क्या मिला हुआ था, एक बार ही इन्हें इनकी मान्यता को स्थगित किया गया था। लेकिन अब इस समय क्या है, 2023 में एनएचआरसी की मान्यता को स्थगित कर दिया गया था। और जीएएनएचआरआई द्वारा मान्यता को स्थगित करने के कारणों में कर्मचारियों और नेतृत्व में विविधता की कमी तथा हाशिए पर रहे समूहों की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त कार्यवाही का हवाला दिया गया था। तो ये जो रीजन है, ये इसलिए दिया गया था कि क्यों आखिर इसकी मान्यता रद्द की गई है, तो ये रीजन दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये फैक्ट है, जिसको आपको याद करना होगा, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद में अगर बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन, जो गैन है एचआरआई है, इसके बारे में बात करें तो इसे राष्ट्रीय संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समन्वयन समिति के रूप में 1993 में स्थापित किया गया था, ताकि मानवाधिकारों का संरक्षण, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। किसके लिए? मानवाधिकारों का संरक्षण और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, इसीलिए इसका गठन किया गया था। और वर्ष 2016 में इसे GANHRI के नाम से भी जाना जाता है। भारत सहित 120 सदस्य हैं इसमें। भारत भी इसका सदस्य है, और कितने? 120 सदस्य हैं। दिसंबर 2023 तक का ये अपडेट है। बाकी इसके बारे में आप लोग एक बार पढ़िएगा, प्रत्यायन पर उपसमिति के बारे में, सब कमेटी ऑन एक्रीडिटेशन एससीए के बारे में पढ़िएगा। तो इसके एससीए के जरिए जीएनएचआरआई को पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन में एनएचआरआई की समीक्षा करने और उन्हें मान्यता देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एनएचआरसी की संरचना देख लेते हैं। तो इसके अध्यक्ष भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश हो सकता है। इसमें 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 डीम्ड सदस्य होते हैं। 5 कैसे होते हैं? पूर्णकालिक सदस्य और 7 डीम्ड सदस्य होते हैं। 5 पूर्णकालिक सदस्य में सुप्रीम कोर्ट का एक सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश, किसी हाई कोर्ट का एक सेवानिवृत्त या सेवारत मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य सदस्यों में जिन्हें मानवाधिकार के मामलों में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो, उनमें से एक महिला सदस्य भी होगी। जो 3 अन्य सदस्य होंगे, उनमें से क्या होगी? एक महिला सदस्य भी होगी।
7 डीम्ड सदस्य कौन कौन से होते हैं? अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बाल अधिकार संरक्षण और राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग के चेयरपर्सन। ये जो इतने दिए गए हैं, जैसे अल्पसंख्यक का जो आयोग है, पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग है, दिव्यांगजनों के लिए है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है, बाल अधिकार संरक्षण के लिए है और राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए। तो इन सभी के जो चेयरपर्सन है वो क्या होंगे? इसके 7 डीम्ड सदस्य होंगे। अगर एनएचआरसी की बात की जाए तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका उत्पत्ति है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत एक सांविधिक निकाय है के तहत इसे सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में 2006 और 2009-19 में संशोधन किए गए। कब कब संशोधन किए गए थे? जो ये 1993 का अधिनियम है, इसमें 2006 में सबसे पहले किया गया था और 2019 में उसके बाद में संशोधन किया गया था। यह अधिनियम मानवाधिकारों को व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित करता है। अधिकारों की गारंटी संविधान द्वारा दी गई है और इसकी नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर की जाती है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष कौन कौन समिति में शामिल होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष शामिल होता है, गृह मंत्रालय का प्रभारी मंत्री शामिल होता है, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा का उपसभापति इसमें शामिल होता है। राज्यसभा का सभापति इसमें शामिल नहीं होता है। एनएचआरसी के अध्यक्ष और 3 साल या 70 वर्ष आयु तक जो पहले हो जाए उतने पद पर बने रहेंगे। अपने पद पर क्या है? उतने टाइम तक बने रहेंगे। अध्यक्ष और सदस्य दोनों पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, मतलब इनकी पुनः नियुक्ति भी की जा सकती है, पुनः नियुक्ति भी इनकी की जा सकती है। और पद से हटाया कैसे जाएगा? अध्यक्ष और सदस्य दोनों को सुप्रीम कोर्ट के परामर्श के बाद सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है। एनएचआरसी की शक्तियां क्या हैं? तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे गवाहों को बुलाना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना, शपथ या उनकी जांच करना, किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति, हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी भी न्यायालय के कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रतिलिपि की मांग करना, गवाहों या दस्तावेज की जांच के लिए कमीशन नियुक्त करना। एनएचआरसी के कार्य क्या क्या हैं? तो स्वतः संज्ञान लेकर या किसी पीड़ित की याचिका पर मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना इसका प्रमुख कार्य है और न्यायालय की अनुमति से उस न्यायालय के समक्ष लंबित मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करना, कैदियों की दशाओं का अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार के तहत आने वाली किसी संस्था या जेल का दौरा करना, मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए कानून और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना, मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी गतिविधियां या आतंकवाद सहित जो गतिविधियां हैं उनके कारणों की समीक्षा करना, ये एनएचआरसी के प्रमुख कार्य हैं। इसके बाद में एक और न्यूज में रही थी सीबीआई। तो सीबीआई देखिए क्यों न्यूज में रह रही है? सीबीआई इसलिए न्यूज में रही है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को लेकर केंद्र के खिलाफ दायर पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार की है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघवाद 2024 ये स्वीकार किया है। ये याचिका है, वो ये वाला केस है जिस केस का नाम आप लोग याद रखिए, महत्वपूर्ण केस है, तो इसको याद रखिएगा। इस मुकदमे में पश्चिम बंगाल ने केंद्र सरकार पर राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना मामले की एक तरफा तरीके से सीबीआई जांच कराने का आरोप लगाया है। और ज्ञातव्य है कि पश्चिम बंगाल ने 2018 में राज्य में जांच के मामलों में सीबीआई को दी गई अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली थी। अन्य संबंधित तथ्य क्या है? पश्चिम बंगाल ने यह मुकदमा संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर किया है। राज्य के अनुसार राज्य की पूर्व सहमति के बिना मामलों की एक तरफा तरीके से सीबीआई जांच करवाने का केंद्र का निर्णय संविधान का अतिक्रमण और संघवाद का उल्लंघन है। अनुच्छेद 131 क्या कहता है? अनुच्छेद 131 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद पर निर्णय देने का मूल अधिकार क्षेत्र है। किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है केवल। सीबीआई के बारे में अगर जान लें तो इसकी उत्पत्ति 1963 में होती है और इसकी स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति 1962 से 64 द्वारा इसकी क्या है वो सिफारिश की जाती है। मंत्रालय
यह कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। अगर स्थिति की बात की जाए तो गैर वैधानिक गैर संवैधानिक संस्था है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा इसे शासित होती है। कार्य प्रणाली की बात की जाए तो सीबीआई भारत में प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है। यह इंटरपोल के सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वयन करती है। आदर्श वाक्य इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है उद्यमिता, निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा, इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी। विजन इसका क्या है? सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को रोकना इसका विजन है। संरचना इसकी क्या है? तो निदेशक होता है कि संयुक्त निदेशक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और अन्य सभी सामान्य रैंक के पुलिसकर्मी इसमें होते हैं। सीबीआई निदेशक का चयन करने वाली समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़ा विपक्षी दल का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश इस एक सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। 2021 में राष्ट्रपति ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के निदेशकों को कार्यकालों को 2 साल के निश्चित कार्यकाल से बढ़ाकर 5 साल तक बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए थे 2021 में। सीबीआई द्वारा जांच किए जाने वाले मामलों के प्रकार जैसे भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, विशेष अपराध और स्वतः संज्ञान। सीबीआई के लिए राज्य की सहमति सामान्य क्या है? सीबीआई को राज्य में प्रत्येक या अलग अलग मामलों की जांच के लिए हर बार नई सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना डीएसपीई अधिनियम 1946 की धारा 6 राज्य सरकार को सीबीआई अधिकारी को सहमति देने या न देने का अधिकार देती है। सीबीआई को प्रत्येक मामले या केस की जांच करने से पहले राज्य सरकार के समक्ष आवेदन करना होगा। ये चीज याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसके बाद में लोकपाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस भी थोड़े से ज्यादा बढ़ते हैं। लोकपाल सुर्खियों में क्यों रहा था? तो हाल ही में भारत के लोकपाल ने अपने वैधानिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत एक इंक्वायरी विंग का गठन किया है। किसका गठन किया है? एक इंक्वायरी विंग का गठन किया है। और कौन सा अधिनियम के तहत किया है? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत किया है। लोकपाल के बारे में जान लेते हैं। तो स्थापना और इसका उद्देश्य क्या है? तो यह भ्रष्टाचार रोधी संस्था है। इसे लोक सेवकों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने तथा उन पर मुकदमा चलाने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा स्थापित किया गया था। प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग यानी जो एआरसी है, दोनों ने लोकपाल की संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। जो एआरसी रिपोर्ट आती है, राज्य स्तर पर लोकायुक्त का गठन किया जाता है। इसकी संरचना सभी राज्यों के एक समान नहीं है। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा आमतौर पर संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता के परामर्श से होता है। और करता कौन है? राज्यपाल करता है। लोकपाल की संरचना की बात करें तो लोकपाल में एक अध्यक्ष, वर्तमान या भूतपूर्व भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश और 8 सदस्य होते हैं। लोकपाल के 50% सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल थे। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर वर्तमान लोकपाल हैं। ए एम खानविलकर कौन है? वर्तमान लोकपाल हैं। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश प्राप्त करने के बाद की जाएगी। और उनका कार्यकाल है पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। जो भी पहले हो जाए दोनों में से, या 5 वर्ष हो जाए या 70 वर्ष हो जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 69 साल का है और उसने लोकपाल वो बन गया, तो वो 70 वर्ष की आयु तक रिटायर हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति 62 साल का है तो वो 67 साल की एज तक रिटायर हो जाएगा। क्योंकि या तो 5 साल होगा या 70 साल, जो भी पहले हो जाए दोनों में से वही रहेगा। लोकपाल की चयन समिति की संरचना क्या होती है? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष इसका सदस्य होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी इसका सदस्य होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या सीजीआई द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का एक अन्य न्यायाधीश भी इसका सदस्य होता है, राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रख्यात विधि वेत्ता भी इसका एक सदस्य होता है। लोकपाल की 2 विंग है, एक तो इंक्वायरी विंग है और दूसरी अभियोजन विंग है। तो इंक्वायरी विंग में क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या है? लोक सेवक द्वारा एक ऐसे कथित भ्रष्टाचार की प्रारंभिक जांच करना जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दंडनीय है।
समय सीमा 60 दिनों के भीतर लोकपाल को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। संरचना क्या है? यह विंग लोकपाल के अधीन कार्यरत जांच निदेशक की अध्यक्षता में काम करेगी। निदेशक को 3 पुलिस अधीक्षक जो एसपी, एसपी सामान्य, एसपी आर्थिक व बैंकिंग और एसपी साइबर द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। एक तो सामान्य होगा, एक आर्थिक व बैंकिंग से रिलेटेड होगा, एक एसपी जो साइबर से रिलेटेड होगा, इनको सहायता प्रदान करेगा। प्रत्येक एसपी को जांच अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों द्वारा आगे सहायता प्रदान की जाएगी। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत इसके पास सिविल कोर्ट की भी शक्तियां होंगी। अभियोजन विंग का क्या कार्य है? इसका अध्यक्ष अभियोजन निदेशक होता है। यह विंग लोकपाल द्वारा किसी भी शिकायत पर लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन चलाता है। अभियोजन निदेशक विशेष न्यायालय के समक्ष जांच रिपोर्ट के आधार पर मामला दायर करेगा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के संबंध में लोक सेवकों पर मुकदमा चलाएगा। तो ये काम होता है। बाकी लोकपाल की शक्तियां आप लोग देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने का लोकपाल का क्षेत्राधिकार क्या होता है? प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार में मंत्री या संसद सदस्य और ग्रुप ए बी सी डी के तहत केंद्र सरकार के अधिकारी, किसी भी बोर्ड, निगम, सोसाइटी, ट्रस्ट या स्वायत्त निकाय के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और निदेशक जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित हैं या पूर्ण आंशिक रूप से संघ या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया हो। कोई भी सोसाइटी, ट्रस्ट, निकाय जो 10 लाख रुपए से अधिक विदेशी अंशदान प्राप्त करता है, तो उसमें क्या है, भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने के लिए लोकपाल इसमें क्षेत्राधिकार, लोकपाल का इसका क्षेत्राधिकार है। सुर्खियों में रहे कुछ अन्य महत्वपूर्ण संगठन देख लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी। एनसीबीसी राज्य की ओबीसी सूची की समीक्षा कर रहा है। एनसीबीसी के बारे में संवैधानिक निकाय 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 338 बी के तहत जो संवैधानिक निकाय है एनसीबीसी, उसे बनाया गया था। अनुच्छेद 338 बी क्या कहता है? इसके तहत प्रत्येक राज्य सरकार के लिए एक यह अनिवार्य है कि भी ओबीसी के अधिकारों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर एनसीबीसी से परामर्श करें। संरचना इसकी क्या होती है? एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उनकी सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। आयोग के पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होती हैं और इनके एनसीबीसी कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे पिछड़े वर्गों के रक्षोपायों के की जांच और निगरानी करना, पिछड़े वर्गों द्वारा अधिकारों से वंचित होने वाले संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना और सामाजिक आर्थिक विकास पर सलाह देना, उनकी प्रगति का मूल्यांकन करना, उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्य करना जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्दिष्ट करे। पिछड़े वर्गों के लिए रक्षा उपायों को लागू करने के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करना और सिफारिशें करना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये देखिए क्यों रहा है, तो हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को सिविल या क्रिमिनल कोड की तरह जांच करने या कोई निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। संरचना में इसके देखते हैं तो भारत का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य इसमें भी होते हैं। कार्यकाल, ये 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं और 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होते हैं। कार्य क्या है? अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं निगरानी करना, अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने वाली शिकायतों की जांच करना इनका कार्य है। इसके बाद में संघ लोक सेवा आयोग, हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल के समाप्त होने से 5 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया है। यूपीएससी के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 315 में उल्लेख है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। 315 में यूपीएससी के बारे में बात की गई, साथ में ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी बात की है। और यूपीएससी के अध्यक्ष के बारे में बात की गई अनुच्छेद 316 में, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए उसमें अध्यक्ष कार्यरत रहता है, उसका कार्यकाल रहता है। नियुक्ति के लिए पात्रता क्या है? केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक सरकारी सेवा में कार्य का अनुभव होना चाहिए। सेवानिवृत्ति के बाद वह सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन यानी रोजगार के लिए पात्र नहीं होगा। पद से हटाया जाना, निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के अलावा किसी अन्य सेवतन नियोजन या रोजगार में संलग्न हो, यदि वह मानसिक या शारीरिक विकृति के कारण
पद पर बने रहने के लिए अक्षम हो तो उसे पद से हटाया जा सकता है। राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में जान लेते हैं। तो केरल में राज्य मंत्रिमंडल ने 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य वित्त आयोग के बारे में बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 243 के क्लॉज 1 में राज्य के राज्यपाल को हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 243 ए के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। राज्य वित्त आयोग पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और साथ ही जो विषय दिए गए इन पर सिद्धांतों की सिफारिश भी करता है। विषयों पर सिद्धांतों की सिफारिश करता है, जैसे कि राज्य की निवल कर आय को राज्य और पंचायतों के बीच वितरण, पंचायतों को सौंपे जाने वाले करों, शुल्कों, टोल प्रशुल्कों का निर्धारण, राज्य संचित निधि से पंचायत को सहायता अनुदान। और 243(22) क्या कहता है, यह प्रावधान किया गया कि राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं के लिए भी इसी तरह सिफारिशें करेगा। किसके लिए? नगर पालिकाओं के लिए, पंचायत के साथ में नगर पालिकाओं के लिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी या केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये क्यों रहा था? हाल ही में सीवीसी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2023 में मंत्रालयों, विभागों, विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक अधिकारों के खिलाफ प्राप्त और निपटाई गई भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जानकारी प्रस्तुत की है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के बारे में जान लेते तो इसकी उत्पत्ति अधिनियम 2003 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। स्थापना 1964 में हुई थी। भ्रष्टाचार निवारण पर के संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा इसे स्थापित किया गया था और 1998 में इसे केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अध्यादेश के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। सदस्य इसमें 3 सदस्यीय निकाय है, एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त इसमें रहते हैं। नियुक्ति उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और इस समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, केंद्रीय गृह मंत्री सदस्य होता है और लोकसभा में विपक्ष का नेता भी इसका सदस्य होता है, जो समिति है जो इनकी नियुक्ति करता है। भूमिका एवं कार्य आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद में अगला है विधि आयोग, लॉ कमीशन। राष्ट्रपति ने 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 23वें विधि आयोग का गठन 3 साल यानी 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक कार्यकाल के लिए किया गया है। 23वें विधि आयोग के बारे में जान लेते तो इनको क्या क्या कार्य सौंपे गए हैं। भारतीय विधिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना और सुझाव देना। संरचना, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 सदस्य और अतिरिक्त पदेन एवं अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे। भारतीय विधि आयोग के बारे में इतिहास देख लेते हैं। विधि आयोग का गठन पहली बार 1834 में गवर्नर जनरल द्वारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था और इस आयोग को चार्टर एक्ट 1833 के तहत दी गए अधिकारों के आधार पर इसको गठित किया गया था। प्रकार क्या है? यह विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा गठित एक गैर संवैधानिक निकाय है। उद्देश्य, समाज में न्याय सुनिश्चित करने, विधि के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कानूनों में सुधार हेतु सिफारिश करना इसका उद्देश्य है। कार्य क्या है? यह विधिक विषयों पर रिसर्च करता है और विचारार्थ विषयों के आधार पर सिफारिशें प्रदान करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो नीति आयोग ने अपनी स्थापना की 10वीं वर्षगांठ मनाई है, इसीलिए ये न्यूज में रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के बारे में अगर जाने तो इसकी उत्पत्ति एक थिंक टैंक है, सरकार का एक थिंक टैंक है और इसका गठन 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के जरिए किया गया था और इसका गठन योजना आयोग की जगह पर किया गया था। संरचना क्या होती है? भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। गवर्निंग काउंसिल, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल अग्रलिखित शामिल होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, नीति आयोग के पदेन सदस्य, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य आदि इसमें क्या है? गवर्निंग काउंसिल के अंतर्गत आते हैं। पदेन सदस्यों में देखिए तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में प्रधानमंत्री द्वारा नामित प्रासंगिक क्षेत्र को ज्ञान रखने वाले एक्सपर्ट्स या स्पेशलिस्ट और प्रैक्टिशनर्स शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषद देख लीजिए, इसमें रीजनल काउंसिल, इनका काम एक से अधिक राज्य या किसी एक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली विशिष्ट समस्याओं और आपात स्थितियों, आकस्मिकताओं का समाधान करना होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इस पद पर भारत सरकार के सचिव रैंक के अधिकारी को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। सीईओ एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। इसे मुख्य रूप से 2 तरह से काम सौंपे गए हैं। सतत विकास लक्ष्यों को अपनाएं और उन्हें हासिल करने की दिशा में कार्य करें।
के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। नीति आयोग द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट कौन सी है? एसडीजी इंडिया इंडेक्स, राष्ट्रपति बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, सिस्टमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, 7A रिपोर्ट, निर्यात तैयारी सूचकांक आदि ये रिपोर्ट जारी करता है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 150वीं वर्षगांठ बनाई गई है, यानी यूपीयू के बारे में 150वीं वर्षगांठ बनाई गई है। इसकी उत्पत्ति बर्न की संधि द्वारा 9 अक्टूबर 1874 को जनरल पोस्टल यूनियन के रूप में स्थापित हुआ था। ये एक अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू के बाद दूसरा सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय संगठन है। आईटीयू 1865 में स्थापित हुआ था और ये 1874 में स्थापित हुआ था। यूपीयू की स्थापना के अवसर प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और इसका मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है। मुख्यालय कहाँ पर है? बर्न स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। सदस्य 192 देश हैं। भारत इसके सबसे पुराने और सबसे सक्रिय सदस्यों में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। गवर्नेंस, अगला टॉपिक है गवर्नेंस के महत्वपूर्ण पहलू। तो गवर्नेंस के महत्वपूर्ण पहलू देखते हैं। सूचना का अधिकार, आरटीआई अधिनियम 2005 कब लाया गया था? 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। सुर्खियों में क्यों रहा था वर्ष 2025 में? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू हुए 20 साल पूरे हो जाएंगे, इसीलिए इसके प्रभाव और आरटीआई अधिनियम के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करना महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये सुर्खियों में रहा था। आरटीआई अधिनियम 2005 के बारे में जान लेते हैं। तो यह उत्पत्ति जून 2005 में पारित हुआ था और अक्टूबर 2005 में लागू हो गया था। उत्पत्ति इसका कैसा हुआ था? जो यह अधिनियम है जून 2005 में क्या हुआ हो गया था? पारित हो गया था, लेकिन 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू हो गया था। 12 अक्टूबर 2005 को। उद्देश्य क्या है? नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण, उपलब्ध सूचना, पहुंच प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। समन्वयन एजेंसी कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तहत आती है। इसकी पृष्ठभूमि को आप लोग एक बार देखिएगा। इसके बाद में आरटीआई अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर डाल लेते हैं। संस्थागत ढांचा, इसकी विशेषता देखते हैं। तो संस्थागत ढांचा है ये, और प्रदान किए गए अधिकार इनको कौन कौन से? प्रत्येक नागरिकों को लोक प्राधिकारों के सामान्य जानकारी मांगने का इसका अधिकार रहता है। लोक प्राधिकारों के तहत दायित्व, धारा 4 के आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के लोक प्राधिकारों की कुछ विशिष्ट दायित्वों को निर्धारित करती है। धारा 4 कुछ विशिष्ट श्रेणियों को सूचना सक्रिय रूप से खुलासा करने का प्रावधान करती है। किन पर लागू होता है? तो यह आरटीआई अधिनियम देश के सभी लोक प्राधिकारियों पर लागू होता है। सूचना के प्रकाशन या खुलासा या प्रकटीकरण से छूट है। तो इसमें धारा 8 कुछ सूचना को प्रकटीकरण करने से छूट दी गई है। जैसे इन्फोग्राफिक देखिए, तो इन्फोग्राफिक में देखते हैं ऐसे मामलों के उदाहरण जिनमें सूचना प्रकटीकरण से छूट, मतलब सूचना को जहां पर डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, दूसरों को सामने नहीं दिखाया जा सकता। कौन कौन सी सूचना है? भारत की संप्रभुता व अखंडता और सुरक्षा तथा रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित प्रभावी हो, जो वाणिज्यिक गोपनीय, ट्रेड सीक्रेट्स यानी व्यापार रहस्य, और बौद्धिक बौद्धिक संपदा से संबंधित सूचना। किसी अन्य देश के साथ भारत के संबंध प्रभावित हो सकते हैं, तो ऐसी सूचना। अन्य देशों से गोपनीय रूप से प्राप्त जानकारी, अपराध को बढ़ावा मिलने की संभावना हो, ऐसी सूचना। ऐसी सूचना जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा होने की संभावना हो। संसद, राज्य, विधानमंडल के विशेषाधिकार का उल्लंघन हो, जिससे कैबिनेट के दस्तावेज नहीं प्रकट किए जा सकते। किसी भी न्यायालय अधिकरण द्वारा प्रकाशित करने की स्पष्ट रूप से मनाही की गई सूचना वो नहीं प्रकाशित की जा सकती। जांच प्रक्रिया या अपराधियों की गिरफ्तारी, अभियोजना अभियोजन आदि में बाधा पहुंचे, ऐसी सूचनाओं को प्रकट नहीं किया जा सकता। न्यायालय की अवमानना होने की जिसमें संभावना हो, ऐसी सूचनाओं को प्रकट नहीं किया जा सकता। और व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित ऐसी सूचना हो तो उसको प्रकट नहीं किया जा सकता आरटीआई के तहत। अगर न्यायिक क्षेत्राधिकार की बात की जाए तो संविधान के अनुच्छेद 32 व 225 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार प्रभावित रहते हैं और निचली अदालतों के मुकदमों या आवेदनों पर विचार करने से इसे रोक दिया गया है। अगला है आधार। सुर्खियों में क्यों रहा है? आधार कार्ड का उपयोग पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, परंतु यह जन्म तिथि का आधिकारिक प्रमाण प्रमाण नहीं है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गठन कब हुआ था? 2016 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसे 2016 में भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था। इसके कार्य क्या है? विशिष्ट पहचान संख्या UID जारी करना, यह आधार कार्ड बनाने और उसमें सुधार करने और उसे जारी रखने का काम करती है। साथ ही यह आधार नामांकन, प्रमाणीकरण और अपडेशन प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। आधार संख्या धारकों की पहचान संबंधी जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड की सुरक्षा व गोपनीय सुनिश्चित भी करना UIDAI का कार्य है। बाकी आधार की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे आधार 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है। किसी भी नागरिक के पास इसकी डुप्लीकेट संख्या नहीं हो सकती, मतलब दूसरा आधार नंबर नहीं हो सकता है। क्रम रहित संख्या होती है। आधार नामांकन प्रक्रिया में जाति, धर्म, आय, स्वास्थ्य, भूगोल आदि जैसे विवरण शामिल नहीं होते हैं। पते और पहचान पत्र का यह प्रमाण होता है। व्यापक प्रौद्योगिकी अवसंरचना, UID की अवसंरचना ओपन और स्केलेबल है। इसमें नागरिक का डाटा केंद्रीय रूप से भंडारित किया जाता है। इसे देश से में ही नहीं, देश में कहीं से भी ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण और लक्ष्य डिलीवरी, ये सभी इसके क्या हैं? कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। आधार अधिनियम की संवैधानिकता, न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ बाद में इसका आधार क्या है? वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम 2016 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और इस चुनौती का आधार अधिनियम धन विधेयक के रूप में पारित करना है। इसलिए इस प्रक्रिया में संसद के ऊपरी सदन को महत्व दिया जाना था। KS पुट्टास्वामी बाद से जुड़े निर्णय 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम की संवैधानिकता की पुष्टि की थी। केंद्र प्रायोजित योजना, जिसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं, सुर्खियों में क्यों रहा? हाल ही में व्यय संबंधी सुधारों के भाग के रूप में नीति आयोग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं में सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रकार क्या क्या है? तो कोर योजना है। ये योजनाएं राष्ट्रीय विकास एजेंडा यानी नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा में शामिल होती हैं और उदाहरण जैसे हरित क्रांति, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, ऐसी ये क्या है? ये कोर योजनाएं हैं। कोर ऑफ द कोर योजनाएं, इसके तहत सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक समावेशन के लिए 6 योजनाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय विकास एजेंडा के लिए उपलब्ध निधियों में इनका स्थान पहले आता है, जैसे मनरेगा हो गया, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम हो गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजनों तथा अन्य कमजोर समूह के विकास के लिए 3 अम्ब्रेला योजनाएं हैं और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 1 अम्ब्रेला कार्यक्रम है। वैकल्पिक योजनाएं, राज्यों को चयन करने की स्वतंत्रता होती है कि वे किस योजना से को लागू करना चाहते हैं। इनके लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा फंड आवंटित किया जाता है। उदाहरण के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन आदि ये उदाहरण है। जो केंद्र प्रायोजित योजना होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये ऐसी योजनाएं होती हैं जो केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित होती हैं। मतलब इसमें केंद्र का, सेंटर और स्टेट दोनों लोग इसमें फंड देते हैं। सेंटर और स्टेट दोनों लोग इसमें फंड देते हैं। अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो वर्तमान में 75 केंद्र प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार मौजूदा समय में केंद्र सरकार को अपने कुल बजटीय व्यय का लगभग 10.4% वर्तमान में चल रही 75 योजनाओं पर, जो 75 केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, उन पर खर्च करती है। कितना? 10.4%। मिशन कर्मयोगी, आखिर ये क्यों सुर्खियों में रहा था? तो हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग CBC की स्थापना के 3 वर्ष पूरे हुए हैं और इनका गठन राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी के हिस्से के रूप में 2021 में किया गया था। NPCSCB, इसका जो संस्थागत फ्रेमवर्क है वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मानव संसाधन परिषद शीर्ष निकाय, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय इकाई, निगरानी और निरीक्षण देखता है। क्षमता निर्माण आयोग और स्पेशल पर्पज व्हीकल, सरकार के 100% स्वामित्व के अधीन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म IGOT कर्मयोगी। तो ये चीजें आप लोग देख सकते हैं। क्षमता निर्माण आयोग CBC, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी जो उत्पत्ति है 2021 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना के जरिए किया गया था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ
हाँ, क्या है? इसका गठन कब किया गया था? 2021 में किया गया था। राजपत्र में एक अधिसूचना के जरिए किया गया था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ने यह अधिसूचना जारी की थी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने। सीबीसी के बारे में जान लेते हैं, तो इसे एक स्वतंत्र निकाय के तौर पर गठित किया गया था और आयोग की पूरी तरह से कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है ये। संरचना 3 सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य शामिल हैं। इन्हें एक सचिव, भारत सरकार के संयुक्त सचिव ग्रेड का एक अधिकारी होता है, की अध्यक्षता वाले आंतरिक सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? सहयोगात्मक और साझा नजरिया अपनाते हुए विश्वसनीय एवं समान दृष्टिकोण वाले क्षमता निर्माण को आकार देना इसका उद्देश्य है। शिकायत निवारण तंत्र सुर्खियों में क्यों रहा? हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने लोक शिकायत से निपटने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों को उद्देश्य शिकायत के निवारण तंत्र को समयबद्ध, सुलभ और सार्थक बनाना है। अगला पॉइंट है जन योजना अभियान। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने जन योजना अभियान शुरू की है और इसे 2025-26 की अवधि के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाएं बनाने के लिए आरंभ किया गया है। जन योजना अभियान के बारे में जान लेते हैं, तो इसका उद्देश्य है पंचायत के विकास से संबंधित योजनाओं को तैयार करने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना। आरंभ इसका कब हुआ था? इसे पहली बार 2 अक्टूबर 2018 को पंचायती राज मंत्रालय ने सबकी योजना सबका विकास के रूप में इसे आरंभ किया था। जन योजना अभियान के कुछ मुख्य घटक हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना, ब्लॉक पंचायत विकास योजना, जिला पंचायत विकास योजना तैयार करना हेतु सुनियोजित तरीके से गठित करना, वार्ड सभा, महिला सभा, ग्राम सभा, ब्लॉक सभा, जिला सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा वार कैलेंडर तैयार करना और पंचायत विकास सूचकांक के आधार पर विषयगत विकास संबंधी अंतरालों की पहचान करना, जिसे ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा, ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज, सुर्खियों में क्यों रहा? हाल ही में गुजरात के राजकोट में स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला है छावनी बोर्ड। सुर्खियों में क्यों? 10 छावनी बोर्डों की जमीनों के कुछ हिस्सों का विलय संबंधित राज्य के स्थानीय निकायों के रूप में किया जाएगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूँ। जैसे छावनी बोर्ड की श्रेणियां क्या हैं? श्रेणी 1 50,000 से अधिक जनसंख्या, श्रेणी 2 10,000 से 50,000 के बीच जनसंख्या, श्रेणी 3 2,500 से 10,000 के बीच जनसंख्या, श्रेणी 4 2,500 से कम जनसंख्या। ये छावनी बोर्ड की कुछ श्रेणियां, 4 श्रेणियां हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा और जो भी इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके बाद में पर्यावरण मुद्दों का संवैधानिकीकरण, सुर्खियों में क्यों रहा? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने के अधिकार को भी संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत शामिल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता के अधिकार और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार जैसे मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। राजनयिक पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। हाल ही में संसद के एक सदस्य यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद राजनयिक पासपोर्ट का दुरुपयोग कर जर्मनी भाग गया है। राजनयिक पासपोर्ट के बारे में देखते हैं, तो पात्रता, यह पासपोर्ट भारत सरकार द्वारा अधिकृत या नामित व्यक्तियों को जारी किया जाता है। इन व्यक्तियों में शामिल हो सकते हैं वे जो विदेश में रह रहे हैं, जिन्हें राजनयिक दर्जा दिया गया है, या वे सरकारी अधिकारी जो राजनीतिक कार्यों के लिए आधिकारिक उद्देश्यों के लिए विदेश जा रहे हैं। वैधता अवधि कितनी रहती है? 5 वर्ष या उससे कम इसकी वैधता अवधि रहती है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां देख लेते हैं, तो अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स, सीएससी। कॉमन सर्विस सेंटर में देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पज व्हीकल की स्थापना के 15 वर्ष पूरे हुए हैं। कॉमन सर्विस सेंटर्स योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। किसकी करता है? कॉमन सर्विस सेंटर्स योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पज व्हीकल के बारे में जान लेते हैं, तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया था। सीएससी के बारे में जान लेते हैं, 2006 में शुरू की गई राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तीनों स्तंभ में से एक है। ये 3 स्तंभ हैं जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के, उनमें से एक है।
कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 के योजना में क्या है, प्रारंभ 2015 में होता है। उद्देश्य है इसका वर्ष भर में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करना है। इसका लक्ष्य एक यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी फोरम के जरिए सेवा उपलब्ध कराने वाले केंद्रों को जोड़ना है और मुख्य विशेषता सेवाओं का मानकीकरण करना, ग्राम स्तरीय उद्यमियों के रूप में आधिकारिक महिलाओं को प्रोत्साहित करना आदि इसका मुख्य विशेषताएं हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक WPFI 2024 में 180 देशों में भारत की 159वां स्थान रहा है। 100 जिला पहल। असम सरकार ने जिला प्रशासन के भीतर सह जिला को अपनी तरह ही पहली अनूठी अवधारणा शुरू की है और यह सिविल सब डिवीजन की मौजूदा प्रणाली के स्थान पर शुरू की गई है। सह जिला के बारे में जान लेते हैं। तो इसका महत्व है, इसे प्रशासन का विकेंद्रीकरण होगा, शासन को अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा, नागरिक केंद्रीय सेवाएं प्रदान करने में सुधार होगा, लोगों को उनके घर के नजदीक सरकारी सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। तो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। जो हमारा PT 365 का पार्ट 1 है, PT 365 का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो गया है। पॉलिटी का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है और जैसे ही इसका अपडेटेड पार्ट या पार्ट 2 आता है तुरंत मैं इसको पार्ट 2 में कंप्लीट कर दूंगा। उसके भी 2-3 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दूंगा। पार्ट 1 को 4 लेक्चर के अंतर्गत कंप्लीट किया गया है। 2-2 टॉपिक हर लेक्चर में कंप्लीट किए गए हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं ऐसे अगले शानदार वीडियो में। हमें कमेंट बताएं आपको अगला जो PT 365 है वो कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।